Hello students, we are studying chapter 5 heredity and variation. In this chapter we have already studied about monohybrid cross and dihybrid cross. In monohybrid cross we have seen the phenotypic ratio comes 3:1 and in dihybrid cross the phenotypic ratio comes 9:3:3:1. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कुछ पास्टुलेट्स दिए, अवधारणाएं दी। इन अवधारणाओं को बाद में हुगो डिब्रेज, कॉल कोरेंस और सीवैक साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के नियम। वंशागति के नियम 3 हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो देखिए फर्स्ट लॉ के बारे में देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। क्या कहता है प्रभाविता का नियम? इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन आउट ऑफ द 2 एलील्स एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। मीन्स की जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषम युग्मजी जीव होते हैं। विषम युग्मजी का मतलब आपको बता चुके हैं, मतलब दोनों अलग अलग हों। अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी होगा। तो विषम युग्मजी जीव में दो एलील में से केवल एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावी लक्षण। वाइल द अदर रिमेन्स हिडन, दूसरा जो एलील है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है और उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट यानी कि अप्रभावी लक्षण। तो डोमिनेंस के लॉ में यही बताया गया था कि 2 एलील्स में से एक एलील जो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा उस लक्षण को कहेंगे प्रभावी लक्षण, और दूसरा एलील्स जो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा उस लक्षण को कहेंगे अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव ट्रेट। देखिए इसको समझने के लिए मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसे देखते हैं। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बताए थे कि मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि एक लक्षण के बारे में अध्ययन करना, जिसमें उन्होंने लिया था हाइट ऑफ द स्टेम। हाइट ऑफ द स्टेम में आपको बताए थे हर एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप होते हैं, जिसमें हाइट का विपर्यासी रूप है, एक टॉल होता है, एक ड्वार्फ होता है। तो उन्होंने 2 प्लांट लिए थे, एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट। टॉल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैपिटल टी हमेशा पेयर में होता है, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। जो डोमिनेंट होता है उसको हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉल डोमिनेंट है, और ड्वार्फ चूंकि रिसेसिव है यानी कि अप्रभावी है, इसलिए इसको हमेशा स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें देखिए ये जनक पीढ़ी है, पेरेंट जनरेशन है। इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं? 2 गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी। यहाँ भी 2 गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, लेकिन यहाँ पर एक को लेके ही क्रॉस हमने दिखाया है। तो देखिए यहाँ एक गैमेट हमने लिया है कैपिटल टी और यहाँ भी एक गैमेट लिया है स्मॉल टी। दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसको पहले लिखते हैं, और स्मॉल वाले को यानी रिसेसिव को बाद में लिखा जाता है। तो देखिए ये F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे प्लांट्स टॉल होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो इसमें देखिए जो एलील्स क्या होता है, एलील्स जिस कैरेक्टर के लिए जो भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी जीन्स को एलील कहते हैं। तो यहाँ पे हाइट के कैरेक्टर में 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट जीन हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, और स्मॉल टी रिसेसिव एलील हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे टॉल होंगे। इसका मतलब कि इसमें जो कैपिटल टी है जो कि टॉल के लिए है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, इसीलिए उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं टॉल वाले प्लांट को। और जो स्मॉल टी है वो यहाँ पे इसके द्वारा दबा दिया जाएगा, यानी कि अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। और इसका कौन सा लक्षण है? ड्वार्फ। तो ये ड्वार्फ जो प्लांट है वो इस F1 जनरेशन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो रिसेसिव ट्रेट होगा यानी कि जो अप्रभावी लक्षण होगा वो ड्वार्फ होगा।
तो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होंगे, हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों अलग अलग होंगे, एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी, इस तरह से जब ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें हमेशा दो में से एक एलील ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, उसे प्रभावी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी ये प्रभावी एलील है, और जो दूसरा एलील होता है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता और उसे कहते हैं रिसेसिव एलील। ठीक, तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। थैंक यू।